नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के YouTube चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको न्यायपालिका टॉपिक के अंतर्गत न्यायाधीशों को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा, तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की व्यवस्था, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम न्यायपालिका के अंतर्गत ही कोलिजियम प्रणाली को स्पष्ट करेंगे। कोलिजियम प्रणाली क्या है, कोलिजियम प्रणाली के दोष क्या हैं और इसके विकल्प के रूप में जो न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग के उद्देश्य, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और इसको किस लिए असंवैधानिक घोषित किया गया, इन बिंदुओं पर आज इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को इसके लिए समझना होगा कि कोलिजियम प्रणाली क्या है। कोलिजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति अर्थात चयन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वर्तमान में, उसके बारे में है। और इस कोलिजियम प्रणाली को समझने के लिए हमें इसके पूर्व इतिहास में जाना होगा। कोलिजियम प्रणाली की व्यवस्था की उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के आधार पर हुई। तो सबसे पहले बात है कोलिजियम प्रणाली कहाँ से आई, क्योंकि प्रारंभ में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात थी तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। परंतु कोलिजियम प्रणाली की जो व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्णय के आधार पर ही हुई, जिसे 3 जजेज केसेस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 6 अक्टूबर 1993 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की एक खंडपीठ ने अपना एक निर्णय दिया, जिसे कोलिजियम प्रणाली की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है ये कोलिजियम प्रणाली में कौन होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कोलिजियम में व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ जज होते हैं। तो अब यहाँ बात करें हम कि कोलिजियम व्यवस्था के अंतर्गत होते कौन कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अध्यक्ष होता है इसका, और इसके अलावा 4 वरिष्ठ जज इसमें शामिल होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो इसकी अध्यक्षता करता है वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करने के बाद ही सरकार को सिफारिश भेजता है। अर्थात कहें कि इन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश सरकार को भेजती है और इस सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य होती है। तो कोलिजियम प्रणाली में मैंने आपको बताया कि कोलिजियम प्रणाली के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस व्यवस्था का अध्यक्ष होता है और उसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश इन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद
किन की नियुक्ति के लिए नाम भेजना है, इसकी सिफारिश सरकार को भेजता है और सरकार फिर उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होती है। तो इस प्रकार ये कॉलेजियम प्रणाली है। अब बात आती है कॉलेजियम प्रणाली की कमियां। कॉलेजियम प्रणाली के दोष क्या हैं? तो चूंकि हर एक सिस्टम का कुछ लाभ होते हैं, कुछ अच्छे चीज़ें उसके अंतर्गत होती है, उसी कड़ी में यहाँ कॉलेजियम प्रणाली के दोष जो हैं उनको यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली के लिए कहा गया कि यह बिना किसी औपचारिक और पारदर्शी प्रणाली के यह एक बंद कमरे में लिए गए फैसला जैसा होता था। इसमें पारदर्शिता का अभाव था। तो सबसे पहला और जो मुख्य दोष है कॉलेजियम प्रणाली का कि इसमें पारदर्शिता का अभाव, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से बंद कमरे में परामर्श कर लेता है और इसमें पारदर्शिता का अभाव क्यों कहा जाता है कि 4 और 5 लोग ही मिलकर इस बात का डिसीजन कर लेते हैं किसको न्यायाधीश चुना जाना है और किसको नहीं चुना जाना, और उसके नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं और सरकार क्योंकि उसके लिए बाध्य है तो 4 और 5 लोगों के बीच ही एक तरीके से कहें कि न्यायपालिका का ही हस्तक्षेप इसमें पूरा है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। इसलिए इसमें सरकार के केवल एक ही अंक का हस्तक्षेप होने के कारण इसे अपारदर्शी प्रणाली कहा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट की वरिष्ठता जजों के चयन में कॉलेजियम की सीमा बाधा बनती है। तो इसको भी स्पष्ट करना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जजों में से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश चुने जाते हैं, जो कई बार बाधा बन जाती है। इसके अलावा इससे प्रतिभावान और कुशल वरिष्ठ जज और वकीलों की अनदेखी होती थी। कई बार ऐसा देखा गया है कि वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए और कईयों पर न्यायाधीशों पे जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हुए भी उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के लिए नाम कॉलेजियम के द्वारा भेजा गया। जैसे जस्टिस दिनकरन के मामले में भी ऐसा ही हुआ और उस पर प्रश्न खड़ा किया गया। तो विद्यार्थियों, कॉलेजियम प्रणाली के इन दोषों को ध्यान में रखते हुए, इन कमियों को ध्यान में रखते हुए आगे मोदी सरकार के द्वारा एक नया सिस्टम लाने की कोशिश की गई और न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए विधेयक लाया गया, जिस पर हम चर्चा विस्तार से करें। सबसे पहले बात आती है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध कदाचार की जांच के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए और उनके विरुद्ध जो कदाचार के आरोप हैं उनकी जांच के लिए इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई। यह आयोग न्यायाधीशों के असंगत आचरण के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देगा, ऐसी बात इसमें कही गई। इसके अलावा इस आयोग का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी माना जाएगा। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग का मुख्य जो लाने का उद्देश्य था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध कदाचार की जांच करना। फिर आयोग इन न्यायाधीशों के असंगत आचरण की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा और आयोग का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी माना जाएगा। तो इस कारण से न्यायपालिका के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए और इस असंगत आचरणों की जांच करने के लिए
भारत सरकार ने इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की सिफारिश की थी। अब बात आता है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, मूल उद्देश्य क्या थे इसके गठन के पीछे। चूंकि इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका को बराबर का अधिकार देना है। इससे पहले कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समिति होती थी जिसको कॉलेजियम व्यवस्था कहते थे, और उसी के द्वारा न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश सरकार को भेजी जाती थी और सरकार उसको मानने के लिए बाध्य थी। तो वहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई रोल अर्थात कोई भूमिका नहीं होने के कारण एक तरीके से न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका निरंकुशता का भाव प्रकट हो रहा था। इसी के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को भी इसके लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, एक तरीके से उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही गई। सन 1993 से अब तक प्रचलित कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायपालिका स्वयं ही उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है तथा इसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली वास्तविक रूप से 1993 के लगभग प्रचलित हुई थी और तब से ही न्यायपालिका जो है खुद ही अपने उच्च न्यायालयों के अंतर्गत और उच्चतर न्यायालयों के अंतर्गत जो न्यायाधीश नियुक्त करती थी, कार्यपालिका की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। कहें तो ये कहें कि संभवतः भारत पहला ऐसा देश है जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। इस कमी को ही दूर करने हेतु यह विधेयक लाया गया। साथ ही इस विधेयक को लाने का उद्देश्य न्यायाधीशों की गुणवत्ता में सुधार करना था, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में न्यायपालिका के सदस्य अपने भाई भतीजावाद रिश्तेदारों को चयन करने में वरीयता देते थे। तो भ्रष्ट वकीलों या जूनियर न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्तियां कर दी जाती थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश की गई। अब बात आती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, जो विधेयक लाया गया था, उसमें इसकी संरचना क्या थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना पर। इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य के रूप में शामिल करने की बात कही गई थी। और भारत के कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा 2 प्रबुद्ध नागरिक इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता वाली 3 सदस्यीय समिति करेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना की जब बात कर रहे हैं हम, तो कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो इसका अध्यक्ष होगा, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और भारत का जो कानून मंत्री था वो इसका पदेन सदस्य होगा। इस तरह की बात कही गई। इसके अलावा जो 2 प्रबुद्ध नागरिक और थे इसमें शामिल होने थे, उसमें उनका चयन एक समिति के माध्यम से, जो 3 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता, ये 3 सदस्यों की समिति मिलकर इन 2 प्रबुद्ध नागरिकों का चयन
इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए करने की बात कही गई थी। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर कार्यपालिका की भूमिका के रूप में हम प्रधानमंत्री को शामिल कर सकते हैं। एक तरीके से कानून मंत्री के रूप में कार्यपालिका की भूमिका यहाँ न्यायाधीश के चयन के मामले में या न्यायाधीशों के ऊपर आरोपों की जांच करने के मामले में अपनी भूमिका में आ जाती है। और एक तरीके से न्यायपालिका की एकल शक्ति एक कहें या कहीं निरंकुशता पर कुछ मात्रा में बैन लगाने की बात यहाँ थी। इन सब बातों के होते हुए भी अब बात आती है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या वास्तव में लागू हो पाया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक क्यों घोषित कर दिया गया। चूंकि न्यायपालिका ने इस कार्य को अपने कार्यों में हस्तक्षेप माना। और किस तरह अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सिफारिश को लागू कर दिया गया तो फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में एक तरीके से बाधक होगा, क्योंकि इससे पूर्व तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश चुने जाते थे, नियुक्त किए जाते थे, उनमें केवल और केवल न्यायपालिका की भूमिका ही रह जाती थी। लेकिन इस आयोग में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में होता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया और 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जिस 99वें संविधान संशोधन के तहत इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को ही बेहतर बताया गया। चूँकि यहाँ न्यायपालिका के स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप हो रहा था, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया और उन्होंने कहा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जगह कॉलेजियम व्यवस्था ही बेहतर है। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय है, जो संविधान का आधारभूत लक्षण है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम व्यवस्था बेहतर है और ये एक तरीके से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय है जो इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। और ये न्यायपालिका का एक तरीके से इस तरह दमन करना, इस तरह से उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना, क्योंकि जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो संविधान का आधारभूत लक्षण बताया यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने। इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान का आधारभूत लक्षण है, इसलिए इसको संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो 99 संविधान संशोधन लाया गया था, तो उन्होंने कहा कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1970 के दशक में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किया गया था। इसलिए इस तरह के आयोग का गठन करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा, जो नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर आज कॉलेजियम व्यवस्था के दोष, न्यायिक नियुक्ति आयोग का उद्देश्य, न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और न्यायिक नियुक्ति आयोग की असंवैधानिकता के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।